नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा परीक्षा तिथि पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए यारों की, ठीक है। जब होगा एग्जाम तब होता रहेगा, आप बस लगातार पढ़ाई करते रहिए। आयोग अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जो है परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर देगा, ठीक है। तो लोड मत लीजिएगा प्लीज आप लोग। चलिए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को सीधे तौर पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कल हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था। राइट, चलिए नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में जो दरअसल संपन्न हुई है। तो यार ये जो है याद रखिएगा। इसके अलावा बंजारा समुदाय भी चर्चाओं में रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने दरअसल इनकी चर्चा की थी। तो बंजारा समुदाय की उत्पत्ति मेवाड़ क्षेत्र से मानी जाती है, आप लोग जानते होंगे। और यह बहुत धार्मिक एवं बहुभाषी, घुमंतु एवं व्यापारिक जाति के लोग हैं। भारत का एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है वो मार्केट का आकार दरअसल 2030 तक बढ़कर के 22 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यह दरअसल एक रिपोर्ट में यह बात का दावा किया गया है इस बात का, ठीक है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के दौरान इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा, यह डेटा आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस, जिसको हम सीडीएस बोलते हैं, ये अभी जो है कौन है, अनिल चौहान जी हैं। और ये अनिल चौहान जी ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के लॉस एंजेलिस में 97वें एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर विजेता की घोषणा हो रही है, जिसमें भारत की तरफ से शॉर्ट फिल्म जो कैटेगरी में जो आपकी फिल्म अनुजा थी वो पुरस्कार से लेने से चूक गई, ठीक है। चलिए, भारत के नौकरी बाजार में एक बड़ा बदलाव देखते हुए महिलाओं के लिए अवसरों में जो है 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 48% तक की वृद्धि दर्ज की गई है 2025 में। यानी कि भैया अब महिलाएं जो है जॉब में ज्यादा आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। चलिए, अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। उत्तर क्या था, 3 मार्च को। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जो लोग कमेंट का उत्तर नहीं देते हैं, यानी कि प्रश्न का उत्तर कमेंट में नहीं देते हैं, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग उत्तर जरूर दिया करें। हो सकता है कि जो प्रश्न मैं आपको पूछता हूं वही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो अगर आपने प्रश्न नहीं किया होगा, हो सकता है कि आप वहां पर गलत करके चले आए। अगर हो सकता है कि आपने प्रश्न का उत्तर दिया हो तो वही प्रश्न जब आ जाएगा तो दिल क्या हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, यार मैंने तो इसका उत्तर दिया था, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, अब आपके सामने टॉपिक है क्रिश्चियन जो आपके क्रिश्चियन स्टॉकर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको जो है अभी हाल ही में किया है बधाई दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप यह भी जानते होंगे कि 9 से 10 जुलाई 2024 के मध्य में ऑस्ट्रिया होगा। ये ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में उन्होंने शपथ लिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कई बार कंफ्यूजन मुझे खुद हो जाता है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया तो भी आपको परसों नरसों याद ही होगा क्यों चर्चाओं में था, ठीक है। क्रिकेट खेलते होंगे आप, तो देखते होंगे। तो 9 से 10 जुलाई 2024 के मध्य में दरअसल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे और उनकी यह यात्रा 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी। यानी कि 41 सालों तक कोई भी पीएम ऑस्ट्रिया की यात्रा पर नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खूबसूरती है, ठीक है। यह एक आप डिप्लोमेसी कह लीजिए कि ये उन सभी देशों में जाते हैं, खासकर जो छोटे छोटे देश होते हैं, ठीक है, वहां पर ये अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और इस क्षेत्र में यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा विगत कई वर्षों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में यानी कि ग्लोबली जो है दरअसल भारत की ख्याति बड़ी अच्छी हुई है। इसका मुख्य जो कारण है वही है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ में उन देशों की भी इन्होंने यात्रा की है जहां पर एक लंबे समय तक कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने यात्रा नहीं की थी। उनको भी जो है सरकार ने अपने साथ लेने का प्रयास किया है और उनके साथ व्यापार से लेकर के अलग अलग मुद्दों पर बैठक की और अनेक प्रकार के समझौते किए गए हैं। तो ये एक अपने आप में डिप्लोमेसी है, अपने आप में इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़ा कदम जो है देखने को मिलता है, ठीक है। ये भारत की उपलब्धि है। अब अगर चूंकि ऑस्ट्रिया चर्चाओं में है तो हम ऑस्ट्रिया के बारे में 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है, वियना है। और
मुख्य, और इसकी जो राजभाषा है वो क्या है, जर्मन भाषा। कहां की है, ऑस्ट्रिया की। और यूरोपीय संघ के इस देश की मुद्रा क्या है, यूरो है। तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या हो जाती है भैया, यूरो हो जाती है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रिया, यहां पर इसके बगल में है देखिए आपका ये चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, इधर पोलैंड है, हंगरी है आपका, ठीक है, स्लोवेनिया है आपके इधर दक्षिण में, ठीक है, और स्लोवेकिया है आपके इधर देख पा रहे होंगे पूर्व दिशा में। फिर इधर देख पा रहे होंगे पश्चिम में क्या, स्विट्जरलैंड है, और सुदूर है क्या आपका इटली है। तो ये कुछ मैप है, इसमें आप लोग चीजों को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं देख पा रहे होंगे मैप तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, फटाफट। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि मैप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्लीज आप लोग ये देखिए, ये है आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर देखिए, और राजधानी से क्या देखिए वियना है यहां पर है, और इसके उत्तर में देखिए कंट्री जर्मनी, इधर जर्मनी है, इधर स्लोवेकिया है, इधर स्लोवेनिया है आपका, फिर इधर देखिए हंगरी है आपका, नीचे इधर इटली है, और इधर आपका सुदूर जो है क्या है, स्विट्जरलैंड है। याद रहेगा। तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा, जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो मैं कई बार कहता हूं, हर बार मैं आपसे कहता हूं कि मैप के माध्यम से उसको समझने का प्रयास जरूर किया करिए। मैपिंग आपके जियोग्राफी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, बाकी जब आप लोग इंडिया का जब कोई राज्य देखा करें तो उस इंडिया में जो भी राज्य हैं उसके आसपास की जो सीमाएं होती हैं उसको देख लिया करिए, और इसके साथ साथ में उस पर्टिकुलर राज्य में क्या कुछ फेमस है, कौन से ज्यादा फेमस है, कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कहां पर बर्ड सेंचुरी है, उसी को मैप में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, ठीक है, आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका मैप बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर से माना कि यहां पर उत्तर प्रदेश आपका है या मध्य प्रदेश है, तो इस उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो है क्या क्या फेमस है इसी मैप में लिख लिया करिए, ठीक है। जहां जहां पर केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जहां जहां पर है, जो भी राज्य आपको दिखाई दे उस राज्य में क्या कुछ फेमस है, पेंसिल से जो है उसके राज्यपाल के नाम यहीं पर लिख दीजिए मैप में ही। कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, किस लिए फेमस है, ठीक है। तो अलग अलग जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है पेंसिल से आप लोग मैप में ही लिख लिया करिए, और सुबह जब उठिए तो उसको एक बार क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए। तो ये आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना। ये एक बढ़िया तरीका। या फिर आप जो है मार्केट से किताब लेके आ जाइए, एटलस ले आइए, वहां से भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग मैप होता है, वहां पे भी उस स्टेट में अलग अलग इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर कदम साबित होंगी, ठीक है। चलो, अब इसकी सीमाएं अभी हमने बता दिया कि उत्तर में जर्मनी से और चेक गणराज्य से। उत्तर में जर्मनी से देखो, ये देखो उत्तर में जर्मनी से, देखो उत्तर में जर्मनी से और चेक गणराज्य से, देखिए यहां पर चेक रिपब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। और पूर्व में स्लोवेकिया से, पूर्व में देखिए स्लोवेकिया है आपका, ठीक है, पूर्व में स्लोवेकिया हो गया, और हंगरी भी है, पूर्व में हंगरी भी है आपका, ठीक है, हंगरी भी है आपका, ये देखिए हंगरी भी है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका दक्षिण में स्लोवेनिया है, तो दक्षिण में आपका स्लोवेनिया हो जाएगा, दक्षिण में स्लोवेनिया हो गया आपका। फिर इसके अलावा और इटली भी है, तो ये देखिए स्लोवेनिया है और इटली भी है। फिर इधर आपका पश्चिम में देखो देखने को मिल जाएगा स्विट्जरलैंड, आपका पश्चिम में स्विट्जरलैंड। तो ये कुछ सीमाएं हैं जो हमने आपको यहां पर बताई, जो कि यहां पर आपके सामने यहां पर क्या है, मेंशंस है, यहां पर दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा डेन्यूब नदी है भाई साहब, यहां पर क्या है, डेन्यूब नदी, जो कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो डेन्यूब नदी है, ठीक है, ये क्या है, डेन्यूब नदी के उत्तर पूर्व में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो ये डेन्यूब नदी है, उत्तर पूर्व में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये के हटा दीजिएगा, उत्तर पूर्व में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। डेन्यूब नदी का भी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, कई बार डेन्यूब नदी के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देश की सभी नदियां जैसे कि एंस हो गया, द्रो हो गया आदि, डेन्यूब की क्या है, सहायक नदियां हैं। तो कई बार जो भी विश्व की नदियां होती हैं उनके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अपवाह तंत्र, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा कि नदियों से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो अपवाह तंत्र जो है, जो चैप्टर आपका दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अपवाह तंत्र। और इसके लिए आप लोग क्या काम करिएगा, जो 11th, ठीक है, और जो आपकी 12th की एनसीईआरटी है, क्या जो आपकी एनसीईआरटी है, इसको आप लोग प्लीज जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर गंगा नदी की सहायक नदियां, ठीक है, यमुना हो गया अपना, यमुना नदी के बारे में हो गया, सतलज हो गया, जो भी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में प्रश्न आपको पढ़ना है। कि गंगा, जैसे माना कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है और गंगा नदी गिरती कहां पर है, यानी कि अपना जल कहां पर प्रवाहित करती है, एक प्रश्न है। दूसरा, गंगा कोई भी नदी है तो उसकी सहायक नदी कौन सी है,
और कोई भी नदी है तो उसके दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं उनमें, यह भी प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो ये सब चीजें जो इंफॉर्मेशन है नदी वाला, और ये एक प्रश्न डैम से और रहता है कि आपके एग्जाम पूछा था, तो प्लीज आप लोग जो है क्या करिएगा, नदी तंत्र को पढ़ लीजिएगा। तो आज ही मैं आपको होमवर्क देता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो है ड्रेनेज सिस्टम को नहीं पढ़ा है तो आपका SW है, यानी कि आपका ये टास्क है कि आप लोग को जो है नदी तंत्र के बारे में खूब अच्छी तरीके से क्या करना है, पढ़ लेना है मैप में, कि भाई ये नदी यहां से निकली ऐसे से, फिर इसके बाद ये इसकी सहायक नदी है, ये दाएं से निकली, ये बाएं से निकली, ये कौन सी नदी है, फिर कहां पर अपना जल ये प्रवाहित कर देती है, बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है कि अरब सागर में गिरती है, कहां पर गिरती है और किस किस स्टेट से होकर के वो नदी जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपके, आप लोग प्लीज इसको रेडी कर लीजिएगा। ओके चलिए, अच्छा इसके अलावा एक पॉइंट और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कई बार, ये जो आपका नदी जल विवाद है ना, नदी जल विवाद, ये भी खूब पूछा जाता है, नदी जल विवाद। ठीक है, नदी जल विवाद का प्रश्न आपके जो है ना सिर्फ जो है प्री पूछाता है, बल्कि मेंस में भी प्रश्न आपके खूब पूछाता है नदी जल विवादों पर। ठीक है, तो भी जो भी लिंक परियोजनाएं होती हैं, ठीक है, चाहे वो केन बेतवा लिंक परियोजना हो, चाहे कोई अन्य नदी हो, ठीक है, नर्मदा जो नदी है उस पर भी कई बार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नदी जल विवाद और इसके अलावा नदी जल विवाद के अलावा जो है ये जो मैंने आपको तंत्र बोला, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ ऑस्ट्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। नंबर 1, क्रिश्चियन स्टाकर ने ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है, यह शपथ ली है, बिल्कुल सही बात है, और इसकी राजधानी वियना है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके लिए क्या, सही। ठीक है, चलिए इसकी राजधानी वियना है, एक सेकेंड रुक जाइए, वियना ही तो है, बिल्कुल सही बात है, इसकी राजधानी वियना है। इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे भाई साहब, इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका उत्तर। ओके, ए नहीं होगा, इसको सी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सी होगा इसका उत्तर, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा, गंगा नदी में एक बार फिर डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। आप जानते होंगे अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें डॉल्फिनों की संख्या के बारे में जो है बताया गया। कल इस पर एक आर्टिकल भी हमने कराया था, जो कि हमने आपको कल बताया था। तो आप जानते होंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था गंगा नदी को जो है शुद्ध करने के लिए, उसको जो भी पोल्यूट हो गई थी उसको सही करने के लिए। तो जब गंगा नदी में ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया तो पानी की शुद्धता बढ़िया हुई और ऐसे में डॉल्फिनों की संख्या जो है लगातार देखने को मिली। तो आप डॉल्फिन जानते होंगे, एक तो गंगा नदी की डॉल्फिन होती है और एक होती है सिंधु नदी डॉल्फिन। 2 प्रकार की जो है डॉल्फिन पाई जाती हैं, और ये जो आपका सिंधु नदी डॉल्फिन है इसके दरअसल अपने आप में जो है लुप्तप्राय की ओर और जो है जा रही है धीरे धीरे। इसको IUCN के रेड डेटा बुक में जो है इसको रखा गया है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट जारी की गई है उस पर हम लोग भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप जानते होंगे कि यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाकी सिंधु नदियों में पाई जाती है। और 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह फैक्ट आप लोग नोट करिए। और 2009 में जो है, 9 में से नहीं होगा, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव और असम राज्य का जो है राजकीय जलीय जीव से घोषित किया गया था। तो यह भी आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि भाई राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, आप कहेंगे गंगा नदी डॉल्फिन है, और असम राज्य का भी यह राजकीय जो है क्या है, जीव है। तो यह भी 2 फैक्ट आपके लिए जानना क्या है, जरूरी है। अब हम अगर बात करेंगे थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट की, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2 प्रकार की डॉल्फिन फिलहाल पाई जाती हैं। एक पाई जाती है आपकी गंगा डॉल्फिन और दूसरी पाई जाती है सिंधु डॉल्फिन या सिंधु नदी डॉल्फिन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो है सिंधु नदी जो डॉल्फिन है इसको IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इसको क्लासिफाई किया गया है, याद रहेगा। बाकी आप जानते होंगे IUCN, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं। इस IUCN के बारे में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और IUCN एक रेड डेटा बुक जारी करता है जिसमें लुप्तप्राय जीवों के बारे में जो है जानकारी मिलती है, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए दूसरा, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया है। तो यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, अब अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो जो ये रिपोर्ट डॉल्फिन पर
आई है, इसमें सबसे ज्यादा अगर डॉल्फिनों की संख्या तो कहां पर है, वो आपका नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में है, दूसरा नंबर स्टेट आपका बिहार है, तीसरे पर आपका पश्चिम बंगाल है और चौथे पर आपका असम है। ठीक है, अब इनमें संख्या कितनी कितनी है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा कितनी है, 2397, फिर बिहार में है 2220, फिर आपका पश्चिम बंगाल में है 815 और असम में है कितना 635। ये डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे झारखंड में है आपका 162 और राजस्थान और मध्य प्रदेश में है 95 और सबसे कम अगर संख्या कहीं पर है तो है पंजाब में केवल 3 डॉल्फिन। ठीक है, इसके अलावा जो है आप एक पॉइंट यहां पर और देख लीजिएगा कि जो है सिंध नदी डॉल्फिन जो है केवल ब्यास नदी में पाई जाती है और इसके संरक्षण के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम लोग बात देखो प्री में तो इस प्रकार के डेटा पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई थी या कितनी संख्या कहां पर ज्यादा है, किस किस स्टेट में है। दूसरा इस पर प्रश्न बन सकता है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कि गंगा नदी डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है, या गंगा नदी जो डॉल्फिन है आखिर ये जो है धीरे धीरे लुप्तप्राय क्यों हो रही है, इसके प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। तो आप जानते होंगे अवैध शिकार हो गया, इसका शिकार हो गया, कई बार जो है परिवहन के दृष्टिकोण से भी ये जो है मारी जाती हैं और पोल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है ये नहीं पाई जाती। तो ऐसे प्रमुख कारणों पर आप लोग चर्चा कर लीजिएगा, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप लोग डॉल्फिन पर प्रश्न जो है बना लीजिएगा। अभी हाल ही में आपका बिहार का एग्जाम होने वाला है और साथ ही साथ में यूपी का एग्जाम मेंस का होने वाला है, तो प्रश्न आपके लिए बन सकता है, राइट। चलिए आगे, अब आप लोग बताइए, इस प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। नंबर 1, वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी, क्या यह पॉइंट सही है? नहीं सही है भैया, क्योंकि ये जो है 2022 में नहीं शुरू हुआ था। आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में होती है, राइट, याद रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट क्या, रॉन्ग। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। तो यानी कि केवल एक क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला कथन क्या आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक। तो ए वाला हो गया। चलिए दूसरा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये चर्चाओं में रहता है कहीं ना कहीं, आप जानते होंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। आप जानते होंगे सरकार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है, ताकि हम लोग जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता बढ़े और अनवीकरणीय से हम लोग हट जाएं, ठीक है, क्योंकि उनका दायरा क्या है, सीमित है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का, राइट। तो और इससे ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होगा, जहां एक और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग डिपेंडेंसी हमारे बढ़िया हो जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर पॉल्यूशन जो है व्यापक स्तर पर हमें रोकने में इसमें सहायता मिलेगी। तो इसीलिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रही है व्यापक स्तर पर। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए 5 पायलट परियोजनाएं दरअसल क्या की हैं, शुरू कर दी हैं। अच्छा, पायलट परियोजनाएं क्या होती हैं, कभी आपने नोटिस किया? पायलट परियोजनाएं जो होती हैं एक सीमित समय के लिए जो है चलाई जाती हैं और ये टेस्ट किया आता है ये इसमें कि दरअसल क्या ये योजना प्रॉपर तरीके से सही से चल पा रही कि नहीं चल पा रही है, इसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो अगर वो योजना सक्सेस रहती है तो उसको आगे फिर हम लोग बढ़ा देते हैं, राइट, याद रहेगा। दूसरा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस मिशन के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाइड्रोजन परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि जो भी हमारे परिवहन के सेक्टर होते हैं, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा, विस्तृत जांच के बाद मंत्रालय ने कुल 37 वाहनों, जिसमें बस और ट्रकों और 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों वाले 5 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ओके, ट्रायल के लिए जिन वाहनों को चुना गया है उनमें 15 हाइड्रोजन ईंधन सेल बेस्ड वाहन और 22 हाइड्रोजन अंतर्दहन ईंधन आधारित जो है वाहन इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक। चलिए, अब ये जो आपके वाहन होंगे ये 10 अलग अलग मार्गों पर चलेंगे। इन मार्गों के नाम लिखे गए हैं यहां पर, जैसे कि आपका ग्रेटर नोएडा दिल्ली आगरा मार्ग हो गया, भुवनेश्वर कोणार्कपुरी हो गया, अहमदाबाद वडोदरा सूरत हो गया मार्ग, सहीबाबाद फरीदाबाद दिल्ली हो गया, आप लोग जानते होंगे इसको अच्छे तरीके से, पुणे मुंबई हो गया, इसको भी आप लोग जानते होंगे, जमशेदपुर कलिंग नगर हो गया, तिरुवनंतपुरम कोच्चि हो गया, कोच्चि एडापल्ली हो गया, जामनगर अहमदाबाद और NH16 विशाखापत्तनम बय्यावरम शामिल है। इतने मार्गों पर दरअसल ये जो आपके हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले जो वाहन होंगे उनको क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। और ये जितनी भी रोडें यहां पर लिखी हैं ये सब नंबर 1 क्लास की क्या है रोड है, इन्हीं पर पहले इनको ट्रायल किया जाएगा। याद रहेगा, हो सकता है आपकी परीक्षाएं पूछ लेगी कि निम्नलिखित में से किस जो है राजमार्ग पर जो है ये चलाई जाएंगी या किस मार्ग पर चलाई जाएंगी, ठीक है। चलिए,
बाकी इसके लिए सरकार ने लगभग 208 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च होगा। बाकी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। यह फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वित्त वर्ष 2029-30 तक जो है 19,744 करोड़ रुपए जो है इस पूरे परियोजना पर खर्च किया जाना है। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रहेगा सारे पॉइंट। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताओ कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अभी जस्ट हमने आपको बताया 2022 में। 2022 है क्या? नहीं, 2023 है भैया, ठीक है, 22 नहीं है। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। बी इज द राइट आंसर, ठीक, याद रहेगा भैया। ये जो डेटवा लिखा है ना, ये वाला हाई वाला 4 जनवरी, यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नहीं तो कहोगे है सर जी बताओ, आयोग ने तो डेट पूछ लिया, हमको तो याद ही नहीं आता, इतना फैक्ट पूछ लिया। या ऐसा ही पूछता है आयोग, ठीक है। वो कलाकार आदमी है, तो आप उससे बड़े कलाकार बन जाइए कि भैया हमको तो सब रटना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यूपी का एग्जाम देना है, खासकर पीसीएस का, उसमें रट्टा फिक्शन आपको मारना ही मारना एनी हाउ। तो ये अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो भी इस प्रकार के डेट वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे, ये हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। आगे, वनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और यह भी चर्चाओं में है। और इस जो है ये जो आपका वनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास संरक्षण केंद्र है, यहां पर क्या होता है, जो भी जानवर होते हैं जो लुप्तप्राय होने वाले होते हैं या एक प्रकार से सताए गए होते हैं या जो है किसी प्रकार से उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो है वहीं पर रखा जाता है, ये ठीक है। तो इन्होंने अभी क्या किया है, मोदी जी ने हाल ही में गुजरात में वनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र, देखो नाम ही से पता चल जाएंगे क्या, वनतारा वन्यजीव बचाओ, यानी कि जो भी जिन पर खतरा है उनको बचाया जाएगा और उनका पुनर्वास किया जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। वनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियां और 1.5 लाख से अधिक जो है बचाए गए लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जो है जानवर यहां पर रहते हैं। और क्लाउडेड तेंदुए शावक जो है एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी इनसे मिले थे, इन प्रकार के तेंदुए से, ठीक है। तो यह भी चर्चा में है। चलिए, 3000 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। कहां पर है ये? रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के परिसर में जो है ये क्या है, स्थित है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए, तो आप लोग बताओ कि अब वनतारा वन्यजीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र कहां पर है? सिंपल सी बात है, आपका गुजरात में है। और गिर जो नेशनल पार्क है वो भी कहां पर है? आपका गुजरात में है। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहां नहीं है, आपको होनी भी नहीं चाहिए भैया, ठीक है। चलो, गिद्धों की गणना अभी हाल ही में आप जानते होंगे, गिद्धों की गणना जो है की जा रही है। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से गिद्ध जो है क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। और लगातार जो है गिद्धों की संख्या में जो है क्या हुई है, कमी देखने को मिली है। हालांकि अब ठीक ठाक संख्या हो रही है, लेकिन फिर भी आप जानते होंगे 90s के समय में जो है डीडीटी का इस्तेमाल और ये जो क्या कहते हैं, एक दवा चलती थी, देखो नाम मुझे एकदम से माइंड से मेरा स्लिप गया, डिक्लोफेनाक करके थी दवा, उसके प्रभाव से दरअसल क्या कहते हैं, गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं कम हो गई थी। और फिर सरकार ने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये दरअसल कार्निवोरस में आता है और आपके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है होता है कौन, गिद्ध, ठीक है। तो अभी एमपी में दरअसल इनकी गणना जो है की जाएगी, साल में 2 बार इनकी गणना की जाएगी। फरवरी में एक बार गणना की गई और फिर उसके बाद अप्रैल में इनकी गणना की जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना पहली बार जो है 2016 में की गई थी, ठीक है। यह गणना वर्ष में 2 बार की जाएगी। पहली गणना शीतकालीन गणना होगी 17, 18, 19 फरवरी को हो गई है, और दूसरी जो गणना होगी इसकी वो होगी 29 अप्रैल 2025 को की जाएगी, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, अब आप लोग बताइए हाल ही में कहां पर गिद्धों की गणना शुरू की गई है? तो वो की गई है आपका उत्तर प्रदेश में, राइट? नहीं भाई, मध्य प्रदेश में है ना, गलती मत करना। और मध्य प्रदेश कई मामलों में अग्रणी राज्यों में आता है। किन किन मामलों में? कौन सा ऐसा खाद्यान्न है जिसके मामले में एमपी प्रथम नंबर पे आता है, फर्स्ट पे है? जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिर वो कौन सा खाद्यान्न है जिसके मामले में एमपी प्रथम स्थान पर है। मुझे कमेंट करके उत्तर बताइए। और ये प्रश्न खूब पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। देखते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है। जरा गूगल करके बताइएगा मुझे प्लीज, और कमेंट करिएगा प्लीज मुझे, ठीक है। चलो आगे, अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जी भाई साहब
अलग अलग प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, और निर्णय ऐसे ऐसे ले रहे हैं जो बहुत लंबे समय से लंबित थे और जिनके बारे में लोगों ने निर्णय लेने से बहुत कोताही बरती, या यूं कह लीजिए कि वो फैसला जो है नहीं चल पाया। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अमेरिका की, उसको ट्रंप साहब ने कहा कि भैया हमारे यहां तो अंग्रेजी रहेगी। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजी को अभी हाल ही में आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए जाने की घोषणा की है। और हालांकि इस पर जो है आप जानते हो कि लगभग जो है कई स्टेट थे, लगभग 30 स्टेट थे जिन्होंने ऑलरेडी जो है इंग्लिश को अपनी राजकीय भाषा घोषित किया हुआ था, लेकिन ये प्रॉपर कंट्री वाइज जो है नहीं घोषित किया गया था। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की हुई है। हालांकि इसका विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि जो स्टेट इंग्लिश को नहीं प्रमोट करते हैं, इंग्लिश में नहीं या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चूंकि नहीं था इंग्लिश, तो कार्य भी अलग अलग लैंग्वेज में होता था, तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारियों को इसका नुकसान भी झेलने को पड़ेगा और इसका विरोध होना स्वाभाविक था और विरोध हो भी रहा है। ठीक है, भाषा के स्तर पर विरोध अक्सर देखने को मिलता है, चाहे आपका अमेरिका हो या फिर आपका जो है क्या कहते हैं ये आपका भारत देश हो। यहां पर भी हिंदी संस्कृत को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल रहता है, खासकर जो है आपका तमिल कन्नड़ वाली जो लैंग्वेज होता है उसमें मामला देखने को मिलता है अक्सर। तो ये बवाल जो है अक्सर अलग अलग स्टेट में देखने को मिलता है। इस पर मुझे लगता है सभी देशवासियों को सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर अगर हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ये हमारी प्रगति के लिए जो है बाधक का काम करता है, बैरियर का काम करता है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, आप लोग पढ़िएगा। मैंने आपको मोटा मोटा पॉइंट बता दिया इसका। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि हाल ही में किस देश के द्वारा अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है? ये है आपका अमेरिका। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि बहुत बड़े बड़े जो स्टेट है ना, जो ग्लोबली स्टेट है ना, बड़े जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या वहां की जो एजुकेशन दी जाती है वो उनकी अपनी मदर लैंग्वेज में दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो इजराइल हो आपका, चाहे वो चाइना हो आपका, चाहे जापान हो आपका, लेकिन एक देश बिरला हमारा भारत ही ऐसा है जहां पर हम लोग अंग्रेजी को खूब थोपते हैं और यही कारण रहा है कि हम लोग इतने पीछे अभी भी हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण है, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, सेबी के नए प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। आप लोग जानते होंगे, न्यूज वैसे पुरानी हो गई लेकिन रह गई थी न्यूज, तो मैंने कहा आपको इसको कवर करा दें। तो तुहिनकांत पांडे का नाम आपने सुना होगा, है ना? तो तुहिनकांत पांडे को ही सेबी का नया दरअसल अभी प्रमुख नियुक्त किया गया है। और सेबी के बारे में एक बार भैया जी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि सेबी के बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। सेबी, ठीक है, सेबी के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न खूब पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ते होंगे तो सेबी को पढ़ते होंगे, तो ये आपके लिए सेबी भैया प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। सेबी पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, भूलिएगा तो नहीं भाई साहब। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज, जो मैं टास्क देता हूं और जो बातें मैं कहता हूं, ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसको प्लीज किया करिए। अगर मेरे साथ आप लोग लगातार ये काम करते रहते हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक बहुत बड़ा कंटेंट जो जीएस का रेडी हो जाएगा और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से रेडी होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप रेडी करके चले आएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी इश्यूज होते हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता चलता हूं कि भाई आपको ये रेडी करना है। तो मैंने कई बार आपसे कहा कि 2 कॉपी आप बनाइएगा। एक कॉपी आपको बनानी है टास्क की, जो कि मैं आपको डेली होमवर्क देता हूं, और एक कॉपी आपको मुख्य परीक्षा के पॉइंट से बनानी है, जहां पर आप शॉर्ट नोट्स और जो लास्ट में एक प्रश्न मैं आपको देता हूं लिखने के लिए, वो आपको लिखना होगा। ये काम आप लोग प्लीज करिए और फिर देखिए कि आपको कितना जबरदस्त फायदा मिलता है। और अभी पीसीएस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्री प्लस मेंस के पॉइंट से पढ़िएगा, केवल प्री मत पढ़िएगा, नहीं तो हाल आपका बुरा हो जाएगा प्री के बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अभी सेबी के नए प्रमुख के रूप में जो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड उसको बोलते हैं। इसके 11वें चेयरमैन के रूप में जो है उन्होंने कार्यभार संभाला, किन्होंने तुहिनकांत पांडे जी ने। ठीक है, बाकी सेबी के बारे में आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट यहां पर देख लीजिए। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में प्रतिभूति और पूंजी बाजार पर नियामक और पर्यवेक्षी क्या होता है, नियामक होता है, अपने आप में एक निकाय है अपने आप में। ठीक है, सेबी की स्थापना दरअसल 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में जो है हुई थी, और इसको फिर बाद में 30 जनवरी 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको वैधानिक शक्तियां प्राप्त हो गई।
तो कई बार सेबी की स्थापना अगर पूछता है तो कई बार 1992 लिख के आता है, कई बार 1988 लिख के आता है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, कई बार 1988 लिख के आता है, ठीक है, लेकिन वैधानिक जो दर्जा इसको दिया गया था वो 1992 में दिया गया था। तो एक प्रकार से अगर देखें तो इसका सही उत्तर होगा 1992, ठीक है। और ये आपका गैर संवैधानिक निकाय है। तो कई बार प्रश्न यही पूछ लेता है कि बताओ सेबी निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्था है, सांविधिक, संवैधानिक, गैर सांविधिक, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा। तो याद रखिएगा ये गैर सांविधिक निकाय है अपने आप में, राइट। और बाद में फिर क्या किया गया, इसको वैधानिक शक्तियां इसको 1992 में प्रदान कर दी गई हैं। तो ये भी फैक्ट आपके लिए जरूरी है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को होती है, याद रहेगा। बाकी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाजार को विनियमित करना और इसका विकास करना है। सेबी का मुख्यालय, कई बार आपके प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, तो सेबी का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। और इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया। तो ये इसके अलग अलग कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ठीक है। चलो अब बताओ कि हाल ही में सेबी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही आसान सा पॉइंट है, तुहिनकांत पांडे जी को। और तुहिनकांत पांडे दरअसल देखो कहां पर है, ये आपके हैं ए नंबर में है। तो ए इज द राइट आंसर, याद रहेगा। चलिए, विश्व एनजीओ दिवस, यह भी चर्चाओं में रहा है। एनजीओ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके पहले आप लोग जान लीजिए कि विश्व जो एनजीओ दिवस होता है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट आप लोग देखिएगा कि अगर आप पीसीएस के या यूपीएससी के दोनों, क्योंकि 4 पेपर पीसीएस के और यूपीएससी के क्या है, सेम है। तो जो आपका पीसीएस का या यूपीएससी का जो आपका सेकंड पेपर है, पीसीएस या यूपीएससी का, ठीक है, इसमें एक टॉपिक आपका गवर्नेंस का है, किसका, गवर्नेंस का है। और एक टॉपिक जो है आपका GOVERNANCE, और एक है आपका सोशल जस्टिस का, सोशल जस्टिस। यहां पर आपको जो है टॉपिक देखने को मिलेगा एनजीओ का, गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, गैर संवैधानिक संस्थाएं। एनजीओ के बारे में आप लोगों ने अगर सोशियोलॉजी पढ़ाई की होगी तो सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा। और एनजीओ आपके टॉपिक पेपर सेकंड में आता है, तो आप लोग एनजीओ के बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार से जो है इसमें क्या कुछ चीजें होती हैं। और इसी में जो है एक टॉपिक आपके और आता है मुख्य परीक्षा में, प्रेशर ग्रुप का आता है टॉपिक। क्या, प्रेशर ग्रुप आता है। प्रेशर ग्रुप भी आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका दूसरा टास्क क्या है कि आप लोग एनजीओ को मेंस के पर्सपेक्टिव से, और ये जो प्रेशर ग्रुप होता है, PRESSURE, प्रेशर ग्रुप, ये आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। चीजें याद रहेंगी मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब चीज भाई साहब प्लीज आप लोग करिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा प्लीज, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। बड़ी मेहनत से काम करता हूं आपके लिए, ठीक है, गुरु दक्षिणा है ये, ठीक है। चलिए, तो विश्व एनजीओ दिवस को बाल्टिक सागर के राज्यों की काउंसिल के बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम द्वारा 17 अप्रैल 2010 को आधिकारिक रूप से इसकी मान्यता दी गई, ठीक है। वर्ष 2014 में यह दिवस यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यापक रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया। कब, 2014 में, ठीक है। दूसरा, विश्व एनजीओ दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या है, सतत भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त करना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अच्छा, एनजीओ क्या काम करते हैं, देखो एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट से रेट नहीं करते हैं, ये अपने आप में क्या है, ये दरअसल जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, सोशल वर्क होते हैं, सामाजिक कार्य, उसके लिए काम करते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और ये दरअसल क्या काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉवर्टी को दूर करने के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, इनके लिए काम करते हैं और व्यापक स्तर पर काम करते हैं। कैलाश सत्यार्थी का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो उनको दरअसल नोबेल प्राइज जब दिया गया था तो इन्हीं सब चीजों के लिए दिया गया था, अच्छे कामों के लिए, ठीक है। तो एनजीओ बहुत अच्छे काम करते हैं। हालांकि आपने यह भी सुना होगा कि सरकार जब सत्ता में आई थी, भारत, ये वर्तमान सरकार, एनडीए सरकार, तो इसने बहुत प्रकार के एनजीओ को बैन कर दिया था, लगभग 5000 के करीब एनजीओ को, क्योंकि वो फर्जी दरअसल काम कर रहे थे। और अभी भी ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जिस पर सरकार सख्ती के साथ जो है निपट रही है, क्योंकि कई सारी जो एनजीओ हैं वो पैसा तो लेते हैं लेकिन वो विकास कार्यों में नहीं लगाती हैं, उसमें करप्शन करती हैं अपने आप पे, ठीक है। तो इसका भी ऑडिटिंग होता रहता है बीच बीच में। चलिए, अब आप लोग प्रश्न बताओ कि विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है, क्या यह पॉइंट सही है आपका, बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 27 फरवरी। इस हिसाब से जो है आपका ये जो
पॉइंट दिया गया है आपका ये वाला, ये क्या है आपका रॉन्ग है। कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टूडेंट पूछा है, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। और विश्व एनजीओ दिवस की 2025 की थीम क्या है, सतत भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना, बिल्कुल सही बात है। सही नहीं पूछा, यही वाला सही नहीं है, तो केवल एक आपका हो जाएगा केवल सही नहीं है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नोट, दिल्ली में बांस वृक्षारोपण का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। जो वहां के राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने बांस वृक्षारोपण की शुरुआत की है। और आप जानते होंगे कि सरकार ने बांस को जो है पेड़ की सूची से हटा करके घास में ले आ दिया था। जो आप बॉटनी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे जो क्लासिफिकेशन है, दरअसल बांस को घास ही ग्रासी कहा गया है, लेकिन फिर भी बांस को पेड़ माना जाता था। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी कटाई के लिए और बाकी इसकी व्यापार के लिए कहीं ना कहीं बैन थी चीजें। तो सरकार ने क्या किया था कि इसको पेड़ की सूची से हटाकर इसको घास के रूप में इसको शामिल कर दिया था। और बांस एक प्रकार की ऐसी घास है जो बहुत तेजी के साथ जो है क्या होती है, बढ़ती। इससे पर्यावरण प्रदूषण जो भी क्या होता है, कम होता है। और बांस के बहुत फायदे हैं। जब किसी की अंत्येष्टि होती है तो भी बांस का प्रयोग किया जाता है, घर में पूजा होती है तो भी बांस का प्रयोग किया जाता है। और बांस से अलग अलग प्रकार के जो है चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो आपका कोई दीवार बनानी हो, कुछ और बनाना हो, बहुत प्रकार पुल बनाए जाते हैं, बहुत प्रकार की लगभग 1500 से लेकर के 2000 प्रकार की जो है चीजें इससे बनाई जाती हैं। तो बांस की इंपॉर्टेंस बहुत है अपने आप में। दिल्ली में ये लगाए जाएंगे ताकि ग्रीनरी अपने आप में बनी रहे और जो है चीजें बढ़िया तरीके से रहें। फूल भी इसके अच्छे होते हैं और इसका इस्तेमाल जो है खाने पीने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सजावटी कामों में भी इसका प्रयोग किया जाता है ओवरऑल। ठीक है, चलिए। तो बांस दरअसल ग्रामीणियाई कुल का एक अत्यंत उपयोगी घास है, आप जानते होंगे, और यूपी में खूब मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी अगर आप जाएंगे साउथ एरिया में तो पूर्वोत्तर एरिया में, तो पूर्वोत्तर राज्यों में बांस खूब पाए जाते हैं। भारत में बांस के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 11.4 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल जंगलों का क्षेत्रफल का 13% हिस्सा ये जो है बांसों का है। ठीक है, तो अगले 1.5 महीनों में दिल्ली में 54,000 पेड़ जो है इसके लगाए जाएंगे। ठीक है, चलो। अभी तक बांस के लगभग 2000 विभिन्न उपयोग की जानकारी प्राप्त है। इसके अलावा भी और उपयोगी ये साबित हो सकते हैं। बांस के महत्व और इसके कई उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट। क्या, तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। और 2006 में राष्ट्रीय बांस मिशन भी शुरू किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 2017 में राष्ट्रीय बांस मिशन का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया था। ये वह हट गया है, इसको हटा दीजिएगा। ये जो वह लिखा है इसको कट कर दीजिएगा, इसको कट कर दीजिए, इसको ये नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताओ विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? अभी जस्ट हमने आपको बताया 18 सितंबर को। बी इज द क्या राइट आंसर। ठीक, यही है ना, ओके। चलो, बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड भारत की यात्रा पर अभी हैं और ये कई दिनों तक यहां पर रहेंगी और कई प्रकार की चीजों पर ये चर्चाएं चलेंगी। तो 2 से लेकर के 8 मार्च 2025 के मध्य में ये जो है भारत की यात्रा पर है। ये डेट आप लोग एग्जैक्ट याद कीजिएगा। और इनका नाम, ठीक है, राजकुमारी एस्ट्रिड कहां की है, बेल्जियम की हैं। बाकी बेल्जियम जो है के बारे में भी पढ़ लीजिए। तो बेल्जियम यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। राजधानी बेल्जियम की क्या है, ब्रुसेल्स है। अभी हमने परसों भी इसको आपको कराया था। करेंसी इसकी यूरो है, याद रखिएगा। और बेल्जियम के उत्तर में क्या है, नीदरलैंड है। तो ये है बेल्जियम, उसके उत्तर में आपका हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, पूर्व में आपके इसकी जर्मनी मिल जाएगा, पूर्व में जर्मनी मिल जाएगा, ठीक बात है। और लक्सबर्ग भी है, ये लक्सबर्ग भी है आपका। और दक्षिण और पश्चिम में फ्रांस है आपका। तो दक्षिण और इधर अगर आप देखेंगे तो दक्षिण और पश्चिम में आपका फ्रांस भी है, यहां पर ये देखिएगा। और इधर आपका नॉर्दर्न सी है। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया किसका, बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस के साथ 620 किलोमीटर, जर्मनी के साथ 160 किलोमीटर, और लक्सबर्ग के साथ 148 किलोमीटर, और नीदरलैंड के साथ 450 किलोमीटर की सीमा साझा करती हैं। यानी कि ये जो पड़ोसी देश हैं इसके, तो बेल्जियम की पड़ोसी देशों की सीमाओं में सबसे ज्यादा अगर सीमा कोई बेल्जियम साझा करता है तो वो करता है फ्रांस के साथ में 620 किलोमीटर की, जो कि यहां पर है। क्योंकि फ्रांस आप देखेंगे ये दक्षिण में मिलेगा फ्रांस, और इधर आपका पश्चिम में भी फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, याद रहेगा। चलिए, सॉरी पूर्व में नहीं क्या है, पश्चिम में, सॉरी पश्चिम में, ये पश्चिम में और जो है दक्षिण में है आपका फ्रांस। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए, बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड कब भारत की यात्रा पर थी? तो ये थी भैया आपका कब से कब तक, ये देखो यहां पर पॉइंट हमने आपको लिखा है 2 से लेकर 8 मार्च 2025 के मध्य में। तो 2 से 8 मार्च, ठीक है, फरवरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मार्च है आपका। ठीक है, तो ए इज द
राइट आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और ये बाकी प्रोग्राम हमारा मेंस का चल रहा है। आप लोग अगर पीसीएस का एग्जाम 24 में दे रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 25 में अगर आप दे रहे हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर बहुत कुछ कंटेंट कराया जाएगा। बाकी इसके अलावा पीसीएस का प्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है और प्री में हम लोग दरअसल 12,000 प्लस प्रश्नों को करा रहे हैं। इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। एक टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन, अगले दिन दो टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन, और संडे को आपको 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टेक्ट जो है आप इस नंबर पर हमारे कर सकते हैं 8044092001 पर। ठीक है, चलिए अब आपके लिए प्रश्न है कि बताओ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 में से एक उत्तर सही है। मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा प्लीज। और ये फाउंडेशन कोर्स के बारे में डिटेल्स यहां पर लिखी गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं लगातार इसके बारे में आपको बताता रहता हूं। ठीक है, यहां पर बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी यहां पर मेंशन है 8604409201, या फिर संस्थान का जो नंबर यहां पर दिया गया है, आप संस्थान के नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है मेंस का कि लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियों पर चर्चा कीजिए। यह मेंस का आपके लिए प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। हाल फिलहाल में लोकसभा अध्यक्ष कई मामलों में चर्चाओं में थे, इसलिए आपके लिए प्रश्न हो जाता है इंपॉर्टेंट। बाकी हमने जो आपको टास्क दिया है प्लीज उसको पूरा करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं और छोटा सा लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।